सो वेलकम गाइस। आज जो हम करने वाले हैं, हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट इशू ऑफ शेयर्स के जर्नल एंट्री का। ठीक है। हमने लास्ट टाइम जो फर्स्ट पार्ट कवर किया हुआ जिसके अंदर हमने एंट्रीज को सभी स्टेजेस के अंदर क्लियरली बांट दिया और सभी को यहाँ पे हमने क्लियरली बाइफरकेशन जो इसका मीनिंग के साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। अब हम लोग आगे जो एंट्रीज होंगे और जो इसके टाइप्स ऑफ एंट्रीज इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो रेफर नहीं किया है तो पहले आप उसको रेफर कर लो, उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे का पार्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो रेफर किया है हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। अब अगली जो वैरायटी है वो है सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। यानी कि जब लोग हमारे कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो तीन तरीके की सब्सक्रिप्शन होती है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? परचेज ऑफ शेयर। तीन तरीके का सब्सक्रिप्शन होगा। एक होगा फुल सब्सक्रिप्शन, एक अंडर सब्सक्रिप्शन और एक ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अब इन तीनों का पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी जितना शेयर ऑफर कर रही थी लोगों को बेचने के लिए, लोगों ने उतने ही शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। लाइक कंपनी को अगर हमें लाख शेयर बेचने हैं, 1 लाख, और जितने शेयर्स का एप्लीकेशन आया है वो भी 1 लाख है, तो इसको हम सीधी और सरल भाषा में क्या कहेंगे? फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि हम बेचना चाहते हैं 1 लाख शेयर्स, और जो हमें ऑफर हुआ है, ठीक है, या जो हमारे शेयर्स आए हैं एप्लीकेशन में, वो 1 लाख से कम है। फॉर एग्जांपल सिर्फ 90,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। इसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, नाम से ही पता चल रहा है। तीसरा जो टाइप है दोस्तों वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कि हम बेचना चाहते थे 1 लाख शेयर, हम कंपनी, हमें 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करना है, और जो सामने हमारा एप्लीकेशन आ गया है वो आ गया है 1.5 लाख शेयर का। 50,000 शेयर एक्स्ट्रा लोगों ने अप्लाई कर दिए हैं। तो ये तीन सिचुएशन है। तीनों सिचुएशन में क्या एंट्रीज में चेंजेस आएंगी उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर एट, सॉरी, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार, यानी कि फुल सब्सक्रिप्शन का केस। तो फुल सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करने। हमने जो पिछले वीडियो के अंदर एंट्री सीखी थी वो सारे फुल सब्सक्रिप्शन वाले ही थे। मतलब एक नॉर्मल केस है कि आप लाख शेयर बेचना चाहते हो और लाख शेयर का ही एप्लीकेशन भी आपके पास आया है। तो इसमें ना तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी है, ना ही कोई कम एंट्री पास करनी है। जो नॉर्मल एंट्रीज पास करेंगे वही रहेगा। अगर आप देख सकते हो तो एप्लीकेशन की वही नॉर्मल एंट्री है यहाँ पे, रिसीव वाली और ये ट्रांसफर वाली। तो यहाँ पे हमें कोई खास चेंज करना नहीं है अंडर द केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब बात ओवर सब्सक्रिप्शन की करते हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि भाई जितना शेयर कंपनी बेचना चाहती थी उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गए हैं, तो क्या कंपनी अपने मन के लालच को बढ़ा के एक्स्ट्रा शेयर इशू करवा सकती है? लाख शेयर इशू करने का उसने जो है ऑफर दिया था मार्केट के अंदर, अब 1.5 लाख शेयर का एप्लीकेशन आ गया, तो क्या 50,000 शेयर एक्स्ट्रा ऑफर कर सकते? एक्स्ट्रा बेच सकते? नहीं बेच सकते। तो कंपनी के पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एक्चुअली ऑप्शन तो दो है, थर्ड वाला इसका कॉम्बिनेशन है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ कंपनी? हम 1.5 लाख शेयर का एप्लीकेशन अपने को आया और अपने को बेचना कितना था? खाली लाख शेयर। कितना एक्स्ट्रा आ गया? तो हमारे पास 50,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे भाई? सीधी सीधी सी बात है, एप्लीकेशन स्टेज के अंदर ही 50,000 जो एक्स्ट्रा आया है इसको वापस कर दो, बात ही खत्म हो गई। यानी रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। जितने शेयर एक्स्ट्रा आ गए हैं उनका पैसा रिटर्न कर दो। ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ी कैटेगराइज करनी पड़ेगी जिनकी भी एप्लीकेशन आए हैं। ठीक है। थोड़ा उसके अंदर कुछ प्रायोरिटीज होती है, हम आगे वाले वीडियोस में इसको जरूर डिस्कस करेंगे। कुछ बेस होता है जिसके दम पे हम कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। जो एप्लीकेबल नहीं है या जो एलिजिबल नहीं है शेयर्स को खरीदने के लिए, वो कंपनी और उसका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। तो हम लोग कुछ शेयर्स को जो है रिजेक्ट कर देंगे। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि भाई हमें शेयर्स सीधा सीधा 50,000 एप्लीकेंट्स को ना बोल देना है और बचे हुए शेयर्स हमें बेच देने हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर हमें किसी का पैसा वापस नहीं करना है या हमें किसी को रिजेक्शन नहीं देना है तो हम कर सकते हैं प्रो रेटा। अब ये प्रो रेटा क्या होता है? ठीक है। तो प्रो रेटा में ये होगा कि भाई जो लाख शेयर हमें बेचना था, अब 1.5 लाख का एप्लीकेशन आ चुका है, 50,000 एक्स्ट्रा आया हुआ है। यानी कि यहाँ पे अगर आप इमेजिन करेंगे थोड़ा सा इसको लॉजिकल तरीके से, तो जितना शेयर हम बेचना चाहते थे उससे ज्यादा की डिमांड आ गई है। सप्लाई लाख पे अटकी हुई है और डिमांड जो है 1.5 लाख का हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? अब इसको इक्वलाइज तो नहीं कर सकते, तो कि हम अपने लाख के बदले 1.5 लाख शेयर तो नहीं बेच पाएंगे, दैट इज नॉट अलाउड। तो हम लोग क्या करेंगे? जिसने जितना शेयर मांगा था, जितना अप्लाई किया है, उसको कट डाउन कर देंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो रेशियो 2:3 का चल रहा है। ठीक है। यानी जिसने 2 शेयर मांगे थे
या हम 2 शेयर बेचना चाहते थे और सामने वाला अप्लाई 3 शेयर्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है, यानी लाख के बदले 1.5 लाख, तो रेशियो क्या चल रहा है, 2:3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो बंदा हमसे 15,000 शेयर का एप्लीकेशन दिया हुआ है कि भाई मुझे तो 15,000 शेयर चाहिए, तो आप उसको ना मत बोलो, आप उसको क्या करो, आप उसको 10,000 शेयर अलॉट करवा दो, ठीक है। इससे उसका पूरा रिजेक्शन नहीं हो रहा है, बस उसकी जो एप्लीकेशन उसकी जो नंबर है वो क्या हो गई, कम हो गई है। तो हमने क्या करेंगे, हम 3 के बदले 2 शेयर उनको दे देंगे। हम उनके नंबर ऑफ शेयर्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। याद रखना, हम यहाँ पे किसी का भी पैसा रिफंड नहीं कर रहे हैं, मैं आपको इसको और डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जिन्होंने 3 शेयर मांगे उसको बदले में 2 शेयर दे देंगे, इसी पे एग्जाम्पल चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी तरह जिसने 30,000 शेयर मांगे होंगे एप्लीकेशन में, उसको 20 दे दो, यानी हम सबके सब्सक्रिप्शन के नंबर को कम कर देंगे। इससे होगा क्या कि जितने भी एप्लीकेशंस हमारे कंपनी में आए हैं, इस तरीके से सभी को शेयर मिलेगा। बस होगा ये कि जो शेयर्स मिलने वाला था जिन्हें उन्होंने डिमांड की हुई है, उससे थोड़ा कम आ जाएगा। तो जैसे इस बंदे ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको मिला सिर्फ कितना, 20,000 शेयर्स। इस केस को हम लोग कहते हैं प्रोरेटा। प्रोरेटा में डिटेल में हम लोग और आगे थोड़ा सीखने वाले हैं। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन होता है कि भाई दोनों का कॉम्बो कर लो, यानी प्रोरेटा भी कर लो और साथ में साथ आप रिजेक्शन भी कर दो। यानी कि अगर आपके पास 1.5 लाख शेयर के एप्लीकेशन आ गए हैं, तो आप उसमें से कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग जो नॉन एलिजिबल कैटेगरीज है, समझो 20,000 फॉर एग्जांपल, ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर दो, राइट। ऐसे लोगों को आप निकाल दो। बचे कंपनी में कितने, 1.3 लाख एप्लीकेशन, इनका प्रो रेटा कर दो, ठीक है। तो कई बार कुछ ऐसे भी एप्लीकेशंस आते हैं जो पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं होते, ठीक है, किसी ना किसी क्राइटेरिया के अंदर। तो जैसे किसी एप्लीकेशन जो है तो है उसका डेप्थ बहुत ज्यादा है, या ऐसे बहुत सारे कारण होंगे जिसकी वजह से हम उस शेयर होल्डर को शेयर नहीं दे सकते, तो आप ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर ऑप्शन है। और जो बचा हुआ है उनका प्रो रेटा कर दो, तो ये होता है रिजेक्शन प्लस प्रो रेटा। तो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स है, और जो एंट्री होगी यहाँ पे थर्ड केस में, वो बट ऑब्वियस इन दोनों का कॉम्बो होगा। तो आइए इसकी एंट्री को भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है रिजेक्शन का केस। तो रिजेक्शन क्या है कि भाई जो एक्स्ट्रा, जैसे मैंने बताया, जो आ रहे हैं उनको हमें वापस कर देना है, क्योंकि उतना हम एक्स्ट्रा शेयर नहीं बेच पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन में हमारी जो फर्स्ट एंट्री होती है वो तो वैसी रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हमने लास्ट वीडियो में देख लिया। अब यहाँ पे हमें रिजेक्शन करना है, पैसा रिटर्न करना है लोगों को। तो जो हमारी ट्रांसफर की होती है, ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो हमने देखा है हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब यहाँ पे हमको क्रेडिट में बैंक भी ऐड करना है। क्रेडिट में बैंक क्यों ऐड करना है, जितना एक्स्ट्रा शेयर था उसका पैसा बैंक में लिख के हम लोग रिटर्न कर देंगे लोगों को, बैंक से पैसा बाहर जाएगा वापस। जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो में क्या बताया कि पैसा आ रहा है तो डेबिट द रिसीवर करके बैंक को डेबिट में कर दिया था, अब बैंक जो है लोगों को पैसा पे करेगा। क्रेडिट द गिवर के लॉजिक के हिसाब से ये क्रेडिट में चला जाना चाहिए, तो बैंक अब लोगों को पैसा पे करने वाला है। तो बस कल की जो ट्रांसफर की एंट्री थी, यानी हमारे प्रीवियस वीडियो की, उसके अंदर हमें खाली बैंक वर्ड को क्रेडिट में दिखाना है, ताकि हम ये बता सके कि हम लोगों का पैसा रिटर्न कर रहे हैं। यानी कि अगर 1.5 लाख शेयर का एप्लीकेशन मिला हुआ है, तो 1 लाख शेयर तो कैपिटल में चला जाएगा, और जो बचा 50,000 है वो आपके बैंक में रिजेक्शन की एंट्री में दिख जाएगा, यानी क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये हो गया आपकी रिजेक्शन के अंदर जब एक्सेस होता है। प्रोरेटा होगा तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रोरेटा के अंदर हम सभी को शेयर्स देंगे, लेकिन उनके जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको थोड़ा कट डाउन कर देंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि अगर मैंने बताया था कि 30,000 शेयर्स के लिए किसी ने अप्लाई किया है और उसको मिल रहा है सिर्फ 20,000 शेयर्स, तो एप्लीकेशन का पैसा देते वक्त तो उसने पूरे 30,000 का, अभी इमेजिन कर लेता हूँ कि 1 रुपीज पर शेयर का एप्लीकेशन रुपये, तो उसने तो फॉर्म के साथ में 30,000 रुपीज दिए, जबकि आप उसको शेयर्स कितना अलॉट कर रहे हो, खाली 20,000। तो उसने जो एक्स्ट्रा 10,000 दे दिया उसका क्या होगा, कंपनी इस पैसे को खा नहीं जाएगी, कंपनी उसको रख नहीं लेगी, पार्टियां नहीं करेंगी उस पैसे से। कंपनी जो आपका एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज जो आपने उसको दे दिया था, वो रिजेक्ट करने के बजाय आपको प्रो रेटा कर रहा है, यानी वो क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा 10,000 को अलॉटमेंट में पहले ही दिखा देगा, ठीक है। यानी कि जब आप अलॉटमेंट का पैसा दोगे, समझो अब अलॉटमेंट 2 रुपए का है, ये अलॉटमेंट 3 रुपए का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, तो आपने तो 30,000 के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो आपका एप्लीकेशन में 20,000 वहां पे एडजस्ट हो गया, एक्स्ट्रा 10,000 था। अब कंपनी बोल रही है अलॉटमेंट में मुझे 3 रुपए दे दो, तो 20,000 इंटू 3 जो आपको शायद अलॉट हुआ है उस हिसाब से करेंगे तो 60,000 रुपए आपको देना है, ठीक है, अलॉटमेंट के अंदर। लेकिन डिमांड के एंट्री में हम 60 लिखेंगे, लेकिन जब एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट का जब पैसा रिसीव होगा तो आप उनको 60 नहीं देंगे। एज एन इन्वेस्टर आप उनको कितना पे करेंगे, सिर्फ 50,000। एज अ कंपनी वो आपसे सिर्फ 50,000 ही वसूल करेगा 60 के बदले, क्योंकि 60 तो आपका टोटल अमाउंट है अलॉटमेंट का,
जिसमें से आपका जो एक्स्ट्रा 10,000 था यहाँ पर, वो कंपनी यहाँ पे एडजस्ट कर लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट जो है, ट्रिक पॉइंट इसका समझा होगा। यानी जो भी एक्स्ट्रा पैसा आप कंपनी को आप दे रहे हो, वो पैसा जो है कंपनी खुद नहीं रख लेगी अपने पॉकेट में, कंपनी उस पैसे को आपके अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। तो जैसे आपने अगर 10,000 रुपीज कंपनी को एक्स्ट्रा दे दिया था एप्लीकेशन में, तो कंपनी अलॉटमेंट में आपसे 10,000 रुपया कम ले लेगा। तो होगा ये, देखो एप्लीकेशन स्टेज के अंदर क्या होगा, हम लोग यहाँ पे एंट्री मारेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो हमने कल ही दिखा हुआ था एंट्री, ठीक है, हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा कि जो एक्स्ट्रा पैसा है, ये एप्लीकेशन 1.5 लाख शेयर्स का है, हमारे कैपिटल में सिर्फ लाख शेयर ही जाने वाला है। वो जो 50,000 जो एक्स्ट्रा आया हुआ है, उसको हम लोग अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जब लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जब लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, तो मांगेंगे तो पूरा पैसा, लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स हमको 50,000 लेस देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें एडवांस में ऑलरेडी एप्लीकेशन में 50,000 दे दिया था। इसी कॉन्सेप्ट को प्रो रेटा कहते हैं। तो ये तो हमारी प्रीवियस वीडियो वाली एंट्री हो गई जो हमने सीखी हुई है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको ट्रांसफर कर देंगे अलॉटमेंट के अंदर। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो 8 बेसिक एंट्रीज है, बस उसी को बार बार चेंज करते रहेंगे। तो ये देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा प्रोरेटा के अंदर, ठीक है। उसके बाद रिफंड एज वेल एज प्रोरेटा वाला केस आ गया कि भैया कुछ पैसा रिफंड भी हो रहा है और कुछ पैसे का प्रोरेटा भी हो रहा है। तो क्या करना है, तो ये दोनों एंट्री को मिक्सअप कर देना है। यहाँ पे ये क्या लिखा है आपने, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट। तो हम लोग बस इस एंट्री को मिक्सअप कर देंगे भाई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1.5 लाख शेयर, शेयर कैपिटल में जाएगा लाख शेयर। आप 20,000 रिफंड कर रहे हो तो 20,000 को बैंक में लिख देंगे, और 30,000 का प्रो रेटा कर रहे हो, यानी कि आप उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो 30,000 को अलॉटमेंट में दिखा देंगे। ये हो गया डेबिट का 1.5 लाख, ये हो गया क्रेडिट का 1.5 लाख। यानी कि हमें वो दोनों एंट्रीज को खाली मिक्सअप करना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री ऊपर की डेबिट क्रेडिट वाली हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखी हुई है। यहाँ पे बैंक आ गया, जितना भी आप रिफंड करोगे उसको बैंक में लिख दो, और जितना भी प्रोरेटा करना चाहते हो उसको अलॉटमेंट में लिख दो। इसके जो अगली वीडियो होगी जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल सम करेंगे, उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके बताऊंगा इसको कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। फिलहाल आप एंट्रीज को नोट डाउन करो और उसको लिखते रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया अपना सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 3 एंट्री। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स वर्ड का मीनिंग जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब अरियर्स और एडवांस को इंग्लिश भाषा में अगर इसको थोड़ा हिंदी में इजीली कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश से हिंदी में, तो अरियर का मतलब होता है कि भाई पैसे देने में कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ बाकी है पैसा आना। और एडवांस मतलब समय से पहले, यानी जो पैसा हमें कुछ टाइम के बाद चाहिए था, वो हमें कुछ टाइम के पहले ही मिल जा रहा है, इन एडवांस पहले आ जा रहा है। तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो कॉल्स इन अरियर का मतलब मैं क्या बोला कि जैसे आपका एप्लीकेशन हो गया, आपका अलॉटमेंट हो गया, शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर हो गए, कंपनी ने आपसे पैसा मांगा, ये आप कंपनी के एंगल से सोचो, आप अपने शेयर होल्डर से पैसा मांग रहे हो कि भाई अब मुझे जो है मेरा शेयर फर्स्ट कॉल का 2 रुपया दे दो। सभी लोग लाख शेयर अपने मार्केट में बेचे हुए, तो आपको 2 लाख रुपया जो है टोटल मिलना चाहिए था 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल में। अब हुआ ये कि उसमें से कोई XYZ एक बंदा रहा होगा जिसने किसी कारणवश, ठीक है, वो 2 रुपया पे नहीं कर पाया। तो जो 2 रुपया हमें नहीं मिल रहा है, हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, जो 2 रुपया हमें नहीं मिल रहा है, उसी 2 रुपए को हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। यानी ये वो पैसा है जो हमें हमारा मिलना चाहिए था शेयर होल्डर से, बट हमें वो नहीं मिल रहा है। अब कॉल्स इन अरियर का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो फर्स्ट कॉल में ही होगा, सेकंड कॉल में होगा, वो कहीं भी हो सकता है। जहां शेयर होल्डर ने हमें पैसा नहीं दिया, वहां पे कॉल्स इन अरियर का कॉन्सेप्ट जो है वो अराइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा वो तो हम आगे देखेंगे। फिलहाल देखते हैं अगर कोई शेयर होल्डर हमें पैसा ना दे तो एंट्री में क्या फर्क पड़ जाएगा। तो जहां पर भी मैं एज्यूम करता हूं कि अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल हो, कहीं पर भी अगर हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो जो भी रिसीव की एंट्री होगी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया, जो भी रिसीव की एंट्री होती है, रिसीव की एंट्री क्या होती है भाई, अगर अलॉटमेंट का पैसा है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, या कॉल का पैसा है तो बैंक टू शेयर कॉल। तो फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपया मिलना चाहिए था, कोई एक बंदे ने अपने को 20,000 रुपया नहीं दिया, ठीक है, तो हमें कितना रिसीव हुआ, खाली 1,80,000 ही रिसीव हो रहा है। 20,000 का क्या हो गया, हमें कॉल्स इन अरियर, वो अमाउंट जो हमें नहीं मिल पाया। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो,
हम तो अलॉटमेंट में, समझो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अलॉटमेंट में हमें पूरा 2 लाख मिलना था और हमें मिल रहा है बैंक में खाली 180। तो बीच में 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, उस 20,000 को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्स इन अरियर। यानी कॉल्स इन अरियर के एंट्री के अंदर आपको डेबिट साइड के अंदर, डेबिट क्यों, बस लॉजिक याद कर लो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कंपनी का नुकसान हो गया, कंपनी को शेयर के बदले 20,000 रुपया नहीं मिल रहा है, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो कंपनी क्या करेगी, अपने जर्नल एंट्री में डेबिट साइड में कॉल्स इन अरियर दिखा देगी कि भाई 20,000 रुपया जो है मेरा अब मुझे नहीं मिल रहा है। तो जो भी लॉस होगा उसको आपको डेबिट साइड में खाली ऐड कर देना है। और ये एंट्री हमने रिसिप्ट में ऑलरेडी देखा हुआ है, चाहे अलॉटमेंट का रिसिप्ट हो तो एंट्री होती है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल की जो रिसिप्ट की एंट्री होती है वो होता है बैंक टू शेयर कॉल। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, जब भी कॉल्स इन अरियर आएगा तो जितना भी अरियर्स है उसको उस स्टेज में, जो स्टेज में पैसा नहीं मिला है उस स्टेज में डेबिट साइड में कॉल्स इन अरियर करके आपको शो करना पड़ेगा। ये वो अमाउंट रहेगा जो आप अपने शेयर होल्डर से कलेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, अब कॉल्स इन अरियर के अंदर ऐसा भी होता है कि जो पैसा आपका शेयर होल्डर आपको नहीं दे रहा है, अभी आज नहीं दिया, कल नहीं दिया, महीना भर हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो आप उससे इंटरेस्ट भी मांग सकते हो। ठीक है, तो अगर आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, जितना पैसा, जैसे 20,000 का मैं नाम ले रहा था कि भाई 20,000 रुपये आपने किसी शेयर होल्डर ने हमको नहीं दिए, तो 20,000 रुपये हम उससे इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट की यहाँ पे 2 एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट की भी 2 एंट्री होती है, एक ड्यू और एक रिसीव, 2 एंट्री यहाँ पे चढ़ेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे ड्यू की एंट्री क्या होगी, तो पैसा किससे लेना है, शेयर होल्डर से। किस बात का पैसा लेना है, इंटरेस्ट का। तो जो पैसा आपका शेयर होल्डर खा गया, जो 20,000 रुपये आपको नहीं दे रहा है, अब आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो आप कंपनी के एंगल से सोचो, आपका तो प्रॉफिट हो रहा है इसके अंदर, आपका तो फायदा हो रहा है इसके अंदर। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन का अगर रूल देखेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है आपके लिए इनकम रहेगा, इसके लिए इसको क्रेडिट में डाल दिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, ये ड्यू की एंट्री हो गई। फिर आज नहीं तो कल तो वो बंदा पैसा देगा ही कॉल्स का, जब वो पैसा देगा उस पैसे के साथ वो अपने को इंटरेस्ट भी देगा, तो पैसा कंपनी में आ रहा है। ठीक है, बैंक में जमा होगा, कैश में कभी नहीं आता, बैंक में जमा हो जाएगा। किसको मिला पैसा, आपके बैंक को मिला। डेबिट द रिसीवर, ये देखो रिसिप्ट में क्या लिखेंगे, डेबिट द रिसीवर बैंक अकाउंट डेबिट। कौन दिया ये पैसा, तो भाई आपके शेयर होल्डर दे रहा है। शेयर होल्डर कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। जिनको पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं मिला, बुक कीपिंग के लेक्चर को अटेंड करो इस वीडियो के बाद, वहां पे आपको सारे अकाउंट्स की डिटेल भी मिल जाएंगी इसी चैनल पे। तो जहां पे पैसा आ रहा है कंपनी में, बैंक में जमा हो रहा है, भाई डेबिट द रिसीवर। कौन जमा कर रहा है इस पैसे को, अपना शेयर होल्डर जमा कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर होल्डर अकाउंट। तो इसे हमने सीखा हुआ है कि हर स्टेज की हम लोग 2 एंट्री मारते हैं, तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर की भी 2 एंट्री हो जाएगी, एक तो इंटरेस्ट की और एक पैसे को रिसीव करने के, यानी ड्यू एंड रिसीव। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मली क्वेश्चन में दिया रहता है, अपने को पहले से बताया होता है कितना परसेंट इंटरेस्ट इसके अंदर लग सकता है। ठीक है, अब कॉल्स इन अरियर का उल्टा होता है कॉल्स इन एडवांस। अरियर्स में क्या हुआ कि हमने पैसा मांगा और हमारा शेयर होल्डर किसी कारणवश वो हमें पैसा नहीं दे पा रहा है। एडवांस में क्या होता है कि हमने किसी से एप्लीकेशन मांगा, ठीक है, लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया, हमने अलॉटमेंट के लिए बोला, लोगों ने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, हमने मांगा फर्स्ट कॉल। ठीक है, हमने डिसाइड किया था भाई चलो एप्लीके अलॉटमेंट तक हमने 5 रुपए ले लिया है, बचा हुआ 5 रुपए हम 3 हिस्से में लेंगे। फर्स्ट कॉल में लेंगे 2 रुपए, सेकंड कॉल में लेंगे 2 रुपए और 1 रुपए ले लेंगे फाइनल कॉल में, तो 3 कॉल में अपना 10 रुपए खत्म हो जाएगा। ये कंपनी ने डिसाइड किया था। अब आपने अलॉटमेंट के बाद लोगों से मांगा फर्स्ट कॉल, यानी कि 5 रुपया समझ लो अलॉटमेंट तक आ गया, और 2 रुपया फर्स्ट कॉल का, समझ लो 7 रुपया आपके पास होना चाहिए था लोगों का। अब इसमें कोई एक बंदा जिसके पास भाई एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ था, उसने क्या किया, उसने सेकंड कॉल और थर्ड कॉल का पैसा भी एक साथ में दे दिया। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके पास लाख शेयर थे फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, और आपने भैया बोला कि हमको जो है टोटल आप अपना पैसा दे दो 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल का। तो 2 रुपए के हिसाब से अगर फर्स्ट कॉल की एंट्री मारेंगे तो आपको 2 लाख रुपए मिलना चाहिए था। अब एक बंदा जो था फॉर एन एग्जाम्पल, जिसके पास 10,000 शेयर है, तो इंटू टू करेंगे तो 20,000 वो भाई साहब देने चाहिए थे। बट उन्होंने क्या किया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल तीनों मिला के 5 रुपया दे दिया। उन्होंने आपको पूरा 50,000 दे दिया। देना कितना था, 20, क्योंकि आपने उनसे मांगा ही 2 रुपया था। उन्होंने पूरा पैसा दे दिया, बोला सर एक काम करो आप ये पूरा पैसा ले लो। अब उन्होंने जो एक्स्ट्रा पैसा दे दिया अपने को 30,000, इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो अरियर मतलब जहां पैसा नहीं मिल रहा है, और एडवांस मतलब जहां पे एक्स्ट्रा पैसा ऑलरेडी अपने को मिल चुका है। एंट्री इसकी भी लगभग वैसी रहेगी, देखो पैसा आ गया पहले बैंक में जमा हो गया, तो डेबिट द रिसीवर बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, पहले ही पैसा आ गया। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट में क्यों लिखा है, क्योंकि लायबिलिटी है, क्योंकि एडवांस का पैसा है। ठीक है,
एडवांस पैसा जो हमें मिल जाता है, एडवांस इनकम जो होती है, लायबिलिटी होती है कंपनी की, तो लायबिलिटी हैज क्रेडिट इफेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है। अब इसके बाद ये एडवांस का पैसा है, मतलब आपने मांगा नहीं था लेकिन सामने वाले ने दे दिया। आज नहीं तो कल आप सेकंड कॉल जब करोगे, तो सेकंड कॉल जब आप करोगे तो थोड़ी ना वो आपको पैसा देगा, क्योंकि उसने आपका पैसा ऑलरेडी दे दिया था। तो जो आपने एडवांस की एंट्री दिखाई है कि मुझे इस बंदे ने इतना इतना एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस में, अब जब वो कॉल आप करोगे तो आपको एक रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी, ताकि एडवांस का इफेक्ट जो है वो नील हो सके। वो एंट्री क्या हो जाएगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर, जो भी सेकंड कॉल होगा, थर्ड कॉल होगा, वो आपको एंट्री यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। तो कॉल्स इन एडवांस में कितनी एंट्री हो गई, दो। एक तो जो पैसा आपको मिल गया एडवांस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अब जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है, ठीक है, जब वो कॉल कंपनी करेगी, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल जब कंपनी करेगी, तो उस पैसे को भाई एक्स्ट्रा जो 30,000 में एडजस्ट करने के लिए एक और एंट्री मारनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, और बाद में जब थर्ड कॉल होगा तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। ठीक है। अब जैसे कॉल्स इन अरियर्स में इंटरेस्ट था, तो एडवांस में भी इंटरेस्ट है। ठीक है। शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट हमें ये बता रहा है, टेबल एफ में लिखा हुआ है साफ साफ, कि मैक्सिमम 12% तक जो है आप इंटरेस्ट दे सकते हैं। याद रखना, आप कंपनी है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कि आपने लोगों से एडवांस में पैसा लिया हुआ है। तो 12% तक आप जो है इंटरेस्ट दे सकते हैं, मैक्सिमम 12%, उससे ज्यादा इंटरेस्ट आप पे नहीं कर सकते। यहाँ पे इंटरेस्ट की सीधी सीधी एंट्री हो जाएगी। ठीक है। आप पैसा दे रहे हो, आप कंपनी हो, राइट, क्योंकि अपने लोगों का एक्स्ट्रा पैसा ऑलरेडी लिया हुआ है, तो जितने टाइम के लिए, ठीक है, जब तक आप पूरा कॉल नहीं कर लेते उतने पीरियड का आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये देखो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, पैसा जो है अब बैंक से निकलेगा। ठीक है। एक्स्ट्रा जो ब्याज है आपको देना पड़ेगा, तो बैंक यहाँ पे गिवर बन जाएगा, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बन गई, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हो गए आपके कॉल्स इन एडवांस के एंट्रीज। ठीक है। याद क्या रखना, 12% जो है उससे ज्यादा इंटरेस्ट, शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी एक्ट के अंदर बताया गया, इससे ज्यादा इंटरेस्ट हम नहीं दे सकते, इट इज मैक्सिमम रेट ऑफ 12%। इसके अलावा और भी एंट्रीज होती है, जैसे कई बार हम किसी को शेयर देते हैं, ठीक है, और कैश के बदले देते हैं, यानी हम शेयर देंगे बदले में कैश नहीं लेंगे। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहां पे हम सामने वाले को शेयर तो दे रहे हैं बट बदले में पैसे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने तो जहां तक एंट्री देखी सभी के अंदर हमने सामने वाले को शेयर दिया और बदले में पैसा उनसे ले लिया था। ठीक है। तो ये कौन सा सिचुएशन है, तो यहाँ पे सबसे पहला बताया गया है कि अगर हम कंपनी को सेल कर रहे हैं या खरीद रहे हैं या कोई एसेट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसके बदले भी हम लोगों को शेयर्स ऑफर कर सकते हैं। अब जैसे हमने हमारी कंपनी किसी को बेच दिया, आप जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको अमलगमेशन, ठीक है, ये एक वर्ड सुनाई देगा, जहाँ पे हम लोग एक कंपनी को दूसरे कंपनी को बेचेंगे। ठीक है। तो वहां पे ऐसा होता है कि जब कोई एक कंपनी एक्स वाई जेड एबीसी को खरीद रहा है, तो इसमें बायर कौन है, एक्स वाई जेड, और बिकने वाला कौन है, एबीसी। ठीक है। तो एबीसी ने अपने सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी जो सामने वाले को हैंड ओवर कर दिए। तो देखो जो बंदा खरीदता है ना उसको, उस कंपनी को, वो एंट्री क्या मारता है, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट बाय एसेट कंपनी में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, टू लायबिलिटी, यानी कि लाइबिलिटी भी कंपनी में आ रही है, तो क्या आपने कंपनी खरीदा, तो आप एसेट के साथ में उसकी लाइबिलिटी भी आपको उठानी पड़ेगी, तो क्या आप उस कंपनी को भी ओन करने वाले हो, लाइबिलिटी पे करने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। अब एसेट भी आपके हो गए, लाइबिलिटी भी आ गई, जाहिर सी बात है उस बीच में थोड़ा डिफरेंस निकलेगा, एसेट और लाइबिलिटी के बीच में डिफरेंस होगा, उसको बोलते हैं वेंडर अकाउंट। वेंडर मतलब भाई वो सामने वाली पार्टी जिसको हम लोग खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट एंट्री पास करना है, फिक्स एसेट अकाउंट टू डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है। ये तो हमने खरीद लिया। तो हमें क्या करना है, अगर 100 रुपए का फिक्स एसेट है और 60 रुपए की लाइबिलिटी है, ठीक है, जो हमने कंपनी खरीदी है उसके फिक्स एसेट 100 रुपए के हैं, उसकी लाइबिलिटी 60 रुपए की है, तो बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40 रुपए का। हम इस 40 रुपए का उसको पेमेंट करेंगे, और वो पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं, उस पेमेंट को हम कैश में दें ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं आपकी कंपनी खरीदना चाहता हूं तो बदले में मैं आपको शेयर्स देके भी ये कंपनी खरीद सकता हूँ। ये वही केस चल रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, उस 40 रुपए को, कि हमें अब 40 रुपया सामने वाले को देना है। तो हम एंट्री क्या मारेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम को फिलहाल इग्नोर कीजिए, यहाँ पे लिखिए वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेंडर क्यों डेबिट में, डेबिट द रिसीवर, और कंपनी से शेयर बाहर जा रहा है तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके साथ में हम लोग एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हम नया शेयर बेच रहे थे तब की बात थी। ये तो हमारा शेयर ऑलरेडी हमारा कंपनी मार्केट में रिलीज हो चुका है, मार्केट में हमारे शेयर्स। ठीक है। और ये हम
उसको बेच रहे हैं, सॉरी उसकी कंपनी को खरीद रहे हैं और बदले में अपना शेयर उसको बेच रहे हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ऐसा कोई एंट्री नहीं मारना है, डायरेक्ट एंट्री मारनी है वेंडर अकाउंट डेबिट, यानी जिसकी कंपनी हम खरीद रहे हैं, डेबिट द रिसीवर टू शेयर कैपिटल। बेचते वक्त हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई मेरा जो 10 रुपए का शेयर हो मैं तेरे को 12 रुपए में दूंगा। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, तो वैसा भी कुछ हो सकता है। तो अगर हमने प्रीमियम में दिया हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। और हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर भाई डेबिट होगा तो यहाँ पे डिस्काउंट करके बीच में डेबिट लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एंट्री हो गई। और क्या एंट्री आ सकती है, तो उसके अंदर आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू द प्रोमोटर्स। ठीक है, जो हमारे कंपनी के जो मालिक होते हैं, जो प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी के, उनको भी कई बार शेयर दिया जाता है तो उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, उसकी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 12 के सिलेबस के हिसाब से थोड़ा सा रेयर एंट्री है ये, बट इसको भी आप नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, और इंपॉर्टेंट एंट्रीज की बात करेंगे तो ये आता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अब ये क्या वर्ड आ गया अपना, फोर फीचर ऑफ शेयर। तो फोर फीचर वर्ड का क्या मतलब होता है, फोर फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन। इसका जो थोड़ा रिलेवेंस है वो कॉल्जिन एरियर से मैच होगा। कॉल्जिन एरियर में हमने क्या देखा था कि भाई जब कोई हमें पैसा नहीं दे रहा है, कोई शेयर होल्डर, तो हम लोग उसको डिक्लेयर कर देते हैं कॉल्जिन एरियर। अब वो पैसा नहीं दे रहा है तो एक बार हमने देखा भाई वो पैसा नहीं दे रहा है, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, सेकंड कॉल कर लिया फिर उसने पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल कर लिया तो पैसा नहीं दिया। तो ऐसे शेयर होल्डर का हम करेंगे क्या, तो भाई हम उसके शेयर को कर देंगे कैंसल। ठीक है, और इसी कैंसिलेशन को क्या बोलते हैं, फोर फीचर ऑफ शेयर, यानी वो बेचे हुए शेयर्स को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो पैसे की रिकवरी नहीं हो रही है। ठीक है, आप ये मत सोचो 10,000 20,000, आप करोड़ों के बारे में सोचो। आपने किसी को 10 करोड़ शेयर बेचे होंगे, और अगर वो आपको 5 रुपया नहीं दे रहा है पर शेयर के हिसाब से, तो 10 करोड़ इंटू 5 करें, 50 करोड़ रुपीज आपका अटक जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब कोई शेयर होल्डर हमें एक सर्टन पॉइंट तक अपना पैसा रिटर्न नहीं करता है, तो एक पॉइंट पे आके हम उसको शेयर्स को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे कि भाई अब आपका ये शेयर नहीं है, ये हम किसी और को बेचने वाले हैं, तो आप ये शेयर को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, अब कैंसिल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है, फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार, यानी हम कोई ऐसा शेयर कैंसिल कर रहे हैं जो हमने उसको पार में बेचा था। ठीक है, पार वाली एंट्री जो हमारे प्रीवियस वीडियो में थी। तो इसका एंट्री सिंपल है, दिखने में काफी लेंदी लग रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आप पहले एग्जांपल ले लो कि भाई कोई बंदा था जिसने 10 रुपए में से 8 रुपए हमें दे दिए। ठीक है, 2 रुपए का एप्लीकेशन, 3 रुपए का अलॉटमेंट, 5 रुपए हो गया, 3 रुपए का फर्स्ट कॉल ले लेते हैं, 2 रुपए का फाइनल कॉल ले लेते हैं। तो उसने हमें फर्स्ट कॉल तक सब अलॉटमेंट तक सब पैसा दे दिया था, उसने हमें फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, वो हमें सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे रहा है और हम वेट कर रहे हैं। अब हम वेट करने के बाद इसके शेयर को कैंसिल करने वाले हैं। तो याद रखना 10 में से उसने हमें 8 रुपए दे दिए, 2 रुपए उसका बाकी है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, ये देखो हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो शेयर बेचते वक्त, अभी थोड़ा टाइम पहले भी मैंने कहा था इशू ऑफ अदर देन कैश के अंदर, कि शेयर बेचते वक्त शेयर को क्रेडिट में ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे बेच नहीं रहे, यहाँ पे बेचे हुए शेयर को कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब उसने हमें कौन से स्टेज पे आके पैसा नहीं दिया, ठीक है, वो यहाँ पे अपने को शो करना पड़ेगा कि कौन से स्टेज पे आके वो हमें पैसा नहीं दे रहे। भाई अलॉटमेंट का स्टेज था, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल था, क्या था, वो शो करना पड़ेगा, यानी वो अमाउंट जो अपना उससे ड्यू है कौन सा स्टेज था। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, जाहिर सी बात है, तो क्या हमारे स्टेजेस अलग अलग है। तो आप यहाँ पे क्या याद रखेंगे, एक तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस स्टेज पे आके पैसा नहीं मिला उस अकाउंट का नाम लिख दीजिए, और लास्ट में लिखिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है। तो जैसे मैंने कहा था कि भाई 10 रुपए में से आउट ऑफ 10 रुपीज उसने अपने को 8 दिया हुआ है, उसका 2 रुपया बाकी था, तो ये 2 रुपए इनमें से कोई भी एक स्टेज हो सकता है। ये जो 8 रुपए जो उसने दे दिया था उसको हम रिफंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसका शेयर कैंसिल हो रहा है भाई साहब। तो उसके पैसे को हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर नाम के एक अकाउंट बनाएंगे और उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो बेसिकली 10 रुपए का शेयर, जो भी उसने इसमें से पैसा नहीं दिया है वो 2 रुपया, और जो पैसा उसने ऑलरेडी दे के रखा था शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, वो अपना 8 रुपया यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये कब, जब हमने उसको शेयर पार में बेचा होगा, यानी 10 का शेयर 10 में बेचा था, तो कुछ इस तरीके की एंट्री हो जाएगी। अब सोचो अगर हमने वही 10 का शेयर इसको 12 में बेचा होता, ठीक है, 12 रुपया नहीं 2 रुपया उससे एक्स्ट्रा लिया होता, तो एंट्री में क्या चेंज होता भाई साहब, दोनों एंट्री को कंपेयर कर लीजिए, एंट्री में कोई खास चेंज नहीं है। चेंज इस बात का है कि यहाँ पर डेबिट में सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखा जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर डेबिट में कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये तो पार वाला था। जब हम शेयर बेचते हैं तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट में लिखते हैं, प्रीमियम को भी क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ बेच नहीं रहे, यहाँ कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम भी डेबिट में हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे का कॉन्सेप्ट सेम है, कौन से स्टेज का पैसा नहीं मिला वो
और शेयर फॉर फ्यूचर में जितना पैसा आप उससे रिकवर कर चुके थे वो अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा केस, जहां पे आप शेयर्स को जो है प्रीमियम में आपने उसको बेचा हुआ था, तो उसकी कैंसिलेशन की एंट्री में क्या चेंज होगा भाई, डेबिट साइड में हमें शेयर प्रीमियम इसके अंदर दिखाना है। अब यही शेयर अगर आपने उसको डिस्काउंट में बेचा होता तो क्या करते हैं, ठीक है, यानी आपका 10 का शेयर आपने उसको 9 में बेचा था और वो डिस्काउंट देने के बावजूद भी शेयर्स का अमाउंट जो है पे नहीं कर पा रहा है, तो जैसे प्रीमियम को हमने यहाँ पे डेबिट में लिखा था कैंसिलेशन करते वक्त, इसी एंट्री को वापस रिपीट करेंगे, प्रीमियम को डेबिट से हटा देंगे और क्रेडिट में लिख देंगे। क्या लिख देंगे क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिख देंगे टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स। ये देखो एंट्री को शिफ्ट कर रही है, हम वही पहले स्टेजेस की एंट्री को अभी तक कंटिन्यू करते आ रहे हैं, और थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट इसके अंदर खेला जा रहा है। शेयर बेचते वक्त शेयर कैपिटल क्रेडिट था, कैंसिल करते वक्त यही शेयर कैपिटल डेबिट में आ गया, ठीक है। शेयर जब बेचते हैं तो मैंने कहा था डी फॉर डेबिट डी फॉर डिस्काउंट उसको डेबिट में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ बेच नहीं रहे कैंसिल कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट को क्रेडिट में लिखा जा रहा है। बाकी ये पूरा कॉन्सेप्ट वही है, जो ये तीन में से वो कॉल होगा जो पैसा अपने को नहीं मिले, और शेयर फॉर फ्यूचर में वो अमाउंट लिखने का जो हम उसे रिकवर कर चुके हैं। तो ये हो गया अपना यहाँ पे तीन केस। अब आपने शेयर कैंसिल कर दिया, शेयर कैंसिल करने के बाद अब आपका क्या करोगे, आपका तो पैसा अटक गया, आपको तो पूरा पैसा रिकवर हुआ ही नहीं है, तो आप इस शेयर को अब किसी और को बेचोगे, ठीक है, तो कि आप उस शेयर को कंपनी में रख के क्या करोगे, आपको तो पैसा चाहिए ताकि आप मार्केट से पैसा रेस करो और आप बिजनेस कर सको, तो अब आप क्या करोगे, इस शेयर को किसी और को बेचोगे, तो इसको हम कहते हैं री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, यानी वही जो शेयर हमने कैंसिल किए हैं उसको हम किसी और को बेचेंगे। सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में कहें तो भाई अब सेकेंड हैंड हो गया ये, ठीक है, ये शेयर ऑलरेडी किसी को बेचा हुआ था, अब ये शेयर हम किसी थर्ड पार्टी को बेचेंगे, तो बेचते वक्त यह देखो वापस वही हो जाएगा कि 10 रुपए का शेयर है हमारे पास, 10 का शेयर हम 10 में भी बेच सकते हैं, 10 का 12 में भी बेच सकते हैं, और 10 का जो है 8 में भी बेच सकते हैं, तीनों केस हो सकता है। तो हम तीनों केस को एक बार इसके अंदर समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि अगर हम पार में बेच देते हैं यानी 10 का शेयर 10 में बेच देंगे, तो मैं तो आपको कई बार एंट्री बचा दूंगा कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा कंपनी में आएगा, आप शेयर दे दोगे सामने वाले को, कंपनी में पैसा आ जाएगा, बैंक में जमा हो जाएगा, बैंक डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कब, जब आप उसको पार में यानी 10 का शेयर 10 में ही बेचोगे तब, ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया आपके साथ में कि भाई आपने सोचा नहीं यार एक काम करते 10 का 12 में बेचते हैं, अभी भी अपने शेयर की जो मार्केट वैल्यूएशन है काफी हाई चल रही है, तो वही एंट्री जो मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल के क्रेडिट में बस आपको लिखना है टू शेयर प्रीमियम अकाउंट इफ इशूड एट प्रीमियम, और देखेंगे तो ये वही अपना वाला एंट्री जो हम लोग अपने लास्ट वीडियो में किए थे पार प्रीमियम डिस्काउंट वाला, ठीक है। तो सेम एंट्री क्या बोला मैंने, पार में अगर बेच रहे हैं यानी भाव टू भाव बेच रहे हैं, याद होगा आपको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर एक्स्ट्रा पैसा कुछ चार्ज कर रहे हैं तो शेयर प्रीमियम। अभी एग्जांपल ले लेते हैं, 10 का शेयर 10 में बेचा तो ये हो गई आपकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10 का शेयर 12 में बेच रहे हैं तो अकाउंट में 12 रुपए आ रहा है, जिसमें 10 रुपए का कैपिटल है और 2 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। उल्टा हो गया, अब 10 का शेयर जो है 9 रुपए में बेचना पड़ रहा है, तो कई बार ऑन एन अर्जेंसी आपको शेयर बेचना पड़ता है तो डिस्काउंट में बेचना पड़ता है, या जिस भी इन्वेस्टर को आप ऑफर कर रहे हो वो आपको कंडीशन रख रहा है कि भाई मैं तो 1 रुपया डिस्काउंट तो उसके अंदर लूंगा ही, यानी वो आपसे 10 का शेयर कितने में मांग रहा है, 9 रुपए में, तो आपको यहाँ पे 1 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ रहा है। अब ये कोई नया शेयर नहीं है, याद रखना, मैंने इसको एक वर्ड यूज किया सेकेंड हैंड, यानी ये ऑलरेडी बेचे हुए शेयर्स हैं। तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी अगर 1 रुपया डिस्काउंट अपने जेब से दिखा देगा कि भाई चलो मैं तुमको 10 का शेयर 9 में दे रहा हूँ, तो कंपनी को कहीं ना कहीं 1 रुपए का लॉस इसके अंदर होगा। अब कंपनी में आपको इसको सीधी भाषा में समझा रहा हूँ, कंपनी अब क्या करेगा, अपना दिमाग चलाता है, उसको याद है कि उसने सामने वाले का, हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में देखो, सामने वाले ने 10 में 8 रुपया दिया हुआ था, 2 रुपया नहीं दिया उसके, तभी तो शेयर कैंसिल हुए। कंपनी देख रहा है कि हमारे पास सामने वाले यानी प्रीवियस जो इन्वेस्टर था उसका 8 रुपया पड़ा हुआ है जो अपने शेयर फोर फीचर अकाउंट में लिखा था, कंपनी क्या करेगा उसी फोर फीचर में से डिस्काउंट दिखाएगा, तो उसको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिखाने की जरूरत नहीं है, उसके और जो है एक्सपेंसेस और लॉसेस नहीं बढ़ेंगे। तो कंपनी क्या करेगा, 10 रुपए का शेयर अगर 9 रुपए में बेच रहा है, तो याद रखना जब री इशू होता है, इशू नहीं, इशू मतलब जो पहले सीखा था हमने, जो री इशू होता है, तो उस वक्त कंपनी डिस्काउंट का पैसा अपनी जेब से देने के बजाय शेयर फॉरफीचर अकाउंट से निकालता है। तो शेयर फॉरफीचर में कितना रुपया था, 8 रुपया, जिसमें से 1 रुपया वो यूज कर लेगा डिस्काउंट देने के लिए, तो शेयर फॉरफीचर में अब कितना रुपया बचेगा, 7 रुपया बच रहा है, और ये हो गई आपकी फॉरफीचर की एंट्री यानी शेयर कैंसिल करने की। पार में बेचा तो बैंक टू शेयर कैपिटल, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेंगे तो टू शेयर प्रीमियम,
और अगर कुछ कम पैसा ले रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट वर्ड लिखने के बजाय जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है कंपनी में फोर फीचर का उसको यूज कर लो। ठीक है, अगर आपने अब यहाँ पे डिस्काउंट का पैसा यूज किया है, डिस्काउंट देने में फोर फीचर यूज किया है, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप जो है आपको जर्नल एंट्री में बढ़ जाता है। रूल के हिसाब से, कंपनी एक्ट के रूल के हिसाब से, जो आपने 8 रुपया लिया था उस शेयर को कैंसिल करके, 8 रुपया जो प्रीवियस इन्वेस्टर का आपके पास पड़ा था, आपने उसको फोर फीचर में डाल दिया था, तो आप उसको डिस्काउंट देने में यूज कर लो। तो आपने 1 रुपया डिस्काउंट दे के जो है सामने वाले को बेचा। अब आपके शेयर फोर फीचर अकाउंट में कितना बच रहा है? 7 रुपया। तो कभी भी सम को वाइंड अप करते वक्त, सिर्फ डिस्काउंट के केस में बता रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपका शेयर फोर फीचर के अंदर पैसा बच जा रहा है, वो जो शेयर कैंसिल हुए थे उनको बेचने के बाद, उस पैसे को आप कंपलसरीली कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? आप एंट्री पास करेंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 7 रुपए की एंट्री दिखाएंगे हमारे एग्जांपल के हिसाब से, तो कि 8 रुपया अपना जमा था और 1 रुपए का डिस्काउंट हमने ऑफर करवा दिया। 7 रुपया जो हमारे फोर फीचर में बच रहा था, उस बचे हुए पैसे को फोर फीचर में न रखने के बजाय कैपिटल रिजर्व में करना है आपको ट्रांसफर। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपने सारे शेयर वापस बेच दिए, तो बेचने के बाद अगर फोर फीचर में कुछ पैसा बच जा रहा है, या आपने इसको यूटिलाइज किया हो या ना किया हो, आपको उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका लास्ट एंट्री। दिस इज प्रोबेबली द लास्ट पार्ट जहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा एंट्रीज नहीं है। ऑलमोस्ट तो सब कवर वेराइटी जो इसके अंदर कवर हो चुकी है। अब आने वाले वीडियोस के अंदर जब हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, तो प्रैक्टिकल सम्स के अंदर मैं आपको पूरा वीडियो में एक्सप्लेनेशन वगैरह दूंगा कैसी कौन सी एंट्री को पास करना है। ठीक है, लेकिन उस वीडियो को रेफर करने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को पढ़िए। सब एंट्रीज को नोट डाउन करो, उसको समझो, एंट्रीज को रिवाइज करने का कोशिश करो। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको सारी एंट्रीज अब याद हो चुकी है, अब आप सम की तरफ बढ़ सकते हैं, तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके प्रीवियस जो वीडियोस है जहाँ पे इसके मीनिंग वगैरह जो एक्सप्लेन किए, उस सब का आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें आप जाके पहले स्टार्टिंग से देखिए, पहले आप थियरी देखिए, किस वर्ड को क्या बोला जाता है, ठीक है, उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग वगैरह पढ़िए। फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में जाइए, जनरल एंट्री के, वहाँ पे कुछ एंट्रीज पढ़िए। सेकंड पार्ट इस वाले वीडियो को रेफर कीजिए। जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो अब इसके आने वाले और पार्ट्स में जाके आप जर्नल एंट्री को, जैसे मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, मोबाइल सामने या पीसी लैपटॉप सामने रख के साइड बाय साइड सॉल्व करते रहिए। ठीक है, या आप एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके आप उसको पूरा सॉल्व कीजिए। फिर अगर नहीं समझे तो यू रिवाइंड इट। ठीक है, थोड़ा सा वापस जाइए और समझिए। फिर भी अगर आपको डाउट कोई निकल के आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को छोड़ दीजिए, लिख दीजिए, वहां पे ड्रॉप कीजिए अपने डाउट को, और आपका उसका रिप्लाई जो है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो आप सम को सॉल्व करना चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। इस वीडियो से आप फिलहाल सब एंट्रीज को रिवाइज कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, और पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू सो मच।